हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्थिर विद्युत की पार्ट सेकेंड। स्थिर विद्युत की पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने विद्युत आवेश, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। ये पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट फर्स्ट में हमने इसको पढ़ा है। अब पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। गाउस का नियम व अनुप्रयोग, ये हम स्थिर विद्युत की पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? हमारा पहला टॉपिक जो है वो है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक पृष्ठ है, हमारे पास। इस पृष्ठ के अभिलंबवत, ये मैंने एक मार्कर लिया है, ये बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, कौन सी बल रेखाएं या कौन सी क्षेत्र रेखाएं हैं? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं तो जितनी गुजरेंगी उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि ये पृष्ठ इस प्रकार से है और क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। यदि इसको हम इस प्रकार से कर दें और क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा या सबसे न्यूनतम होगा। अब इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश कर रही हैं। तो यानी कि ये जो तल है, इस पृष्ठ जो है, ये हमारे पास इस पृष्ठ का जो तल है वो तल क्या है? इस क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है। परंतु इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के क्या रहता है? लंबवत रहता है। तो क्षेत्रफल इस प्रकार से है, हमेशा पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। और क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ये उस दिशा में भी कह सकते हैं। तो क्षेत्र की दिशा में ही हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा कह सकते हैं। यानी कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश है तो उस पृष्ठ में से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। और यदि समांतर है, ये पृष्ठ समांतर है किसके? पृष्ठ समांतर है क्षेत्र रेखाओं के, तो उस स्थिति में कोई भी बल रेखा नहीं जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा? इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा, लंबवत पृष्ठ के, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। परिभाषा क्या है हमारे पास? हमारे पास परिभाषा है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत तल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई एक आगे चैप्टर में आएगा, फाई बी भी आएगा। और फाई बी होता है चुंबकीय फ्लक्स और ये है फाई ई, जिसको हम क्या कह रहे हैं? विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में
ए बी सी और डी एक पृष्ठ दिया हुआ है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर है एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश हमने बता दिया। और जो क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं वो इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं, ये क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो अब ये ना तो पृष्ठ के लंबवत प्रवेश कर रही हैं और ना ही पृष्ठ के समांतर प्रवेश कर रही हैं, ये पृष्ठ के साथ, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रही हैं। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू आएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये मेन फार्मूला आ गया विद्युत फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर को हमने पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अदिश गुणनफल पढ़ा हुआ है। क्या होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा अदिश गुणनफल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास अदिश गुणनफल है। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? फाई ई की वैल्यू आ गई ई एस कॉस ऑफ थीटा। फाई ई की वैल्यू क्या आ गई? ई एस कॉस ऑफ थीटा। ये फाई ई की वैल्यू है। यहां पर ई क्या चीज है हम यहां पर देख लेते हैं। ई क्या है, एस क्या है? हमारे पास फार्मूला जो था वो ये था, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि ई एस कॉस ऑफ थीटा। ये विद्युत फ्लक्स का मेन फार्मूला है। अब इसमें ई वेक्टर क्या चीज है और एस वेक्टर क्या है, ई और एस क्या है, थीटा क्या है? ई जो है वो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। क्या है? मैग्नीट्यूड या परिमाण। और एस वेक्टर क्या है? एस क्या है? एस वेक्टर का परिमाण या मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या चीज है? थीटा है ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण। ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण जो है वो थीटा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इससे हम जो फाई ई का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना चाहेंगे। मैक्सिमम मान कब होता है? मैक्सिमम मान तब होगा जब ई और एस ए की दिशा में होंगे। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? केस नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ तल के लंबवत प्रवेश करें, पृष्ठ तल के लंबवत प्रवेश करें, तो ई वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? एस वेक्टर के समांतर होगा। जैसे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस प्रकार से पृष्ठ है और क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही हैं, ऐसे प्रवेश कर रही हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल और ई वेक्टर दोनों क्या है? समांतर है। और ये तल जो है वो क्या है? ई वेक्टर के लंबवत है। ठीक है। तो इस स्थिति में फाई का मान क्या होगा? थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और एस वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। ये ध्यान रखना अपने को, पृष्ठ तल जो है वो लंबवत है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, तो ई वेक्टर एस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो अब फाई ई की वैल्यू क्या होगी? फाई ई की वैल्यू होगी ई एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है। तो फाई ई जो होगा वही फाई मैक्सिमम होगा हमारे पास। वो कितनी वैल्यू हो जाएगी? ई एस हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी? ई एस। ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालना चाहेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या होगा हमारे पास? केस नंबर सेकंड जो होगा वो हमारे पास होगा
केस नंबर सेकंड है वो हमारे पास है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ तल के समांतर प्रवेश करें, पृष्ठ तल के समांतर प्रवेश करें, तो यहां पर अपने को क्या चीज समझनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो पृष्ठ तल के समांतर है। समांतर है कैसे है? इस प्रकार से है कि ये पृष्ठ ऐसे है, क्षेत्र रेखाएं भी ऐसी प्रवेश कर रही हैं, तो पृष्ठ तल के, ये तल है, तल का क्षेत्रफल इस प्रकार से है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके समांतर जा रही हैं, जैसे पृष्ठ का तल है उसके समांतर जा रही है। तो पृष्ठ तल के समांतर है तो उस स्थिति के अंदर ई वेक्टर जो होगा वो एस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तल यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर है तो ई वेक्टर एस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ई परपेंडिकुलर एस वेक्टर है। तो फाई ई की वैल्यू क्या आएगी? फाई ई की वैल्यू हमारे पास आएगी ई एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। हमारे पास फार्मूला था ई एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया? 0। और इसी को हम क्या कह देंगे? फाई मिनिमम कह देंगे। तो ये फाई मिनिमम हमारे पास कितना आया? 0 आया। अधिकतम मान हमारे को कितना प्राप्त होता है? ई एस, और मिनिमम मान हमारे को कितना प्राप्त होता है? 0। ये विद्युत फ्लक्स का मान है। अधिकतम मान हमारे को कब प्राप्त होगा? जब पृष्ठ तल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगा, और जो न्यूनतम मान हमारे को कब प्राप्त होगा? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ तल के समांतर होंगी, उस स्थिति में हमारे को न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो ये दो केस थे इसके। अब हम एक अनियमित आकृति पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक अनियमित प्रकार की आकृति है, उससे रिलेटेड विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक अनियमित आकृति है, इसका आकार हमने नियमित नहीं किया है। इस अनियमित आकृति को हमने छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में बांट रखा है, 1 2 3 4 6 7, इस प्रकार से हमने इसको छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में बांट रखा है। तो प्रत्येक अल्पांश का अपना क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस पूरे का कुल क्षेत्रफल हम मान लेते हैं एस है। कुल क्षेत्रफल क्या है? एस। और इसमें से क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही हैं, क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इसी प्रकार, इसी दिशा में होगी, और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा भिन्न भिन्न होगी। प्रत्येक पृष्ठ के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा भिन्न भिन्न होगी। हमने यहां पर एक पृष्ठ ये लिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। यहां पर ये मान लीजिए हमारे पास ये कॉपी है, कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं ये मानूंगा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर इस प्रकार से होगा, ऐसे, और यहां पर ये ऐसे होगा, इस बिंदु पर ऐसे होगा। तो प्रत्येक स्थान पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा है वो भिन्न भिन्न होगी, और जो क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए वो क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं, तो क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ के साथ क्षेत्र रेखाएं भिन्न भिन्न कोण बनाएंगी, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना है? एस है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक अल्पांश है, इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो हम लिख देंगे अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई, डी अल्पांश के लिए लगाया गया है, और फाई ई विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, डी एस वेक्टर यानी कि डी एस इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है अल्पांश का। ठीक है, तो ये हमने एक अल्पांश के लिए दिया है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेना चाहेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा?
संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इस प्रकार से निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारे पास आ गया संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। यदि ये पृष्ठ कोई बंद पथ है तो उस स्थिति में हम क्लोज्ड सरफेस एरिया इंटीग्रल कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारे पास आ गया किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसी भी अनियमित आकृति के लिए। ठीक है, तो ये मेन फाइनल मान है हमारे पास विद्युत फ्लक्स का इंटीग्रल के रूप में। अब हम बात करते हैं जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। ई वेक्टर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एस वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया। तो मात्रक फाइनल मात्रक क्या बना हमारे पास, वोल्ट इंटू मीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे मात्रक जो है वो हमारे पास क्या आया, वोल्ट इंटू मीटर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट इंटू मीटर इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा, E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका विमीय सूत्र होता है M1 L1 T-3 A-1, और S जो है वो क्या चीज है, क्षेत्रफल है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है L2, क्या होता है L2। तो परिणामी विमीय सूत्र क्या होगा, M1 एक ही है, L1 एक यहां पर है, 2 यहां पर आ गया, 2 होगी, ये टोटल पावर कितनी होगी 3। तो फाइनल जो हमारे पास विमीय सूत्र क्या आ गया, M1 L3 T-3 A-1। ये विमीय सूत्र किसका आया, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। राशि कैसी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये राशि हमारे पास कैसी आएगी, अदिश राशि आएगी। क्या आएगी, अदिश राशि आएगी। यहां पर हमारे को एक और बात करनी है कि क्या विद्युत फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है उसको अपने देखते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो उस स्थिति में क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी। क्या करेंगी, क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी, इस आवेश की ओर क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो इस स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसा है, वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। क्योंकि ये बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को हम प्रवेशित विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। प्रवेशित विद्युत फ्लक्स। इसके बाद हम मानते हैं कि यदि हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के बारे में क्या लिखेंगे हम, यदि हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बात करते हैं तो प्लस क्यू आवेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, प्लस क्यू आवेश से क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। तो बाहर की ओर निकलती हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकल रही हैं, तो इसलिए इसको धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और बाहर निकल रही हैं तो इसलिए निर्गत विद्युत फ्लक्स भी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, निर्गत विद्युत फ्लक्स।
ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की एक कंडीशन और होती है कि यदि थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से कम हो, तो उस स्थिति में भी ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स आएगा। यहां पर थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसके बीच में यदि थीटा का मान है तो उस स्थिति में धनात्मक विद्युत फ्लक्स आएगा। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू है वो ये हमारे पास आ गई। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या आएगा। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है ई वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट पर मीटर। एस वेक्टर जो है वो 3j कैप मीटर स्क्वायर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? हमारे को ई वेक्टर और एस वेक्टर दिया हुआ है, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दो फार्मूले हैं, एक तो है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और एक है ई एस कॉस ऑफ थीटा। ई एस कॉस ऑफ थीटा हम फार्मूला तभी लगाएंगे जब हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3j कैप एस वेक्टर की जगह पर वैल्यू रखती है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 3 आई डॉट जे प्लस 3 इंटू 3 जे डॉट जे। ठीक है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो 2 इंटू 3 क्या आया? 6 आया। 2 इंटू 3 6 हुआ, आई डॉट जे 0 होता है, प्लस 3 इंटू 3 9 और जे डॉट जे 1। ठीक है, तो फाइव ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 डॉट इंटू 3 की वैल्यू 0 आ गई, 9 इंटू 1 9 हुआ, तो 9 आ गई। फाइव ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 वोल्ट इंटू मीटर। ये फाई ई की वैल्यू आ गई यदि हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर ई वेक्टर और एस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। इसी क्वेश्चन में यदि वो ये पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का मान, तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया, उसके साथ साथ पूछा उसने कि ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं तथा ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा। कोण कितना होगा, तो उस स्थिति में कैसे ज्ञात करेंगे? ई वेक्टर और एस वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे को 9 मिल गई है, तो हम इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख देते हैं। ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू ई एस कॉस ऑफ थीटा होता है। ई हमने बताया था ई वेक्टर का परिमाण होता है, एस जो है वो एस वेक्टर का परिमाण होता है। कैसे निकालेंगे? ई को हम इस प्रकार से निकालेंगे, ई वेक्टर जो है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहां पर आई कैप का गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का क्या है गुणांक? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। कितना आ गया? √13। √13 ई की वैल्यू है। और एस वेक्टर का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा? एस वेक्टर में 3j कैप है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3e आ गया, वोल्ट पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर हो गया एस की वैल्यू।
अब इसको इसमें वैल्यू को पुट करना है। ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू हमने अभी 9 निकाली हुई है। ई एस कॉस थीटा में हमारे को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसको अपने पुट करते हैं। इसको यहां पुट करेंगे, क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 9। ई की वैल्यू कितनी है? √13। एस की वैल्यू कितनी है? 3 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 9/3 √13। तो ये 3 से कट हो गया, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 3/√13। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 3/√13। ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का जो कोण है, एंगल है, वो कॉस इनवर्स 3/√30 आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास एक पृष्ठ है जो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। बेलनाकार पृष्ठ है। एक S1 भाग है, एक S2 भाग है और एक S3 भाग है। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में ये S1 भाग है, ये S2 भाग है इधर वाला, और ये नीचे वाला जो वक्राकार पृष्ठ जो है वो S3 भाग है। S1 और S2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा होगा। S1 और S2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा होगा, परिमाण एक जैसा होगा। तो इस S1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, S वेक्टर, और यहां पर इस प्रकार से होगी दिशा S वेक्टर। ये ब्लू लाइन जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बिंदु पर ये S1 पृष्ठ जो है, S1 पृष्ठ पर E की दिशा जो होगी वो इस दिशा में है और S वेक्टर की दिशा इस दिशा में है। यहां पर S वेक्टर और E वेक्टर जो है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे। E वेक्टर और S वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। S3 पर E वेक्टर जो होगा वो इस दिशा में होगा, S3 वेक्टर जो है वो इस दिशा में होगा। यहां पर S वेक्टर और S वेक्टर लिखा है क्योंकि इन दोनों पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। यहां पर S3 पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों से अलग होगा क्योंकि ये वक्राकार पृष्ठ है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है E वेक्टर और S3 वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। यहां पर एंगल दोनों एक ही दिशा में है, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स वो होगा phi E इंटीग्रल E डॉट ds। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये बेलनाकार पृष्ठ जो है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो phi E इक्वल टू क्या आ गया? 3 भागों से मिलकर बना हुआ मानेंगे, तो इसलिए हम इसको phi E इक्वल टू इस प्रकार से लिख सकते हैं S1। यहां पर क्लोज है ये। अब हम इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए क्लोज इंटीग्रल हटा देंगे, केवल नॉर्मल इंटीग्रल आएगा। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S2 के लिए प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 के लिए। अब S1 में E वेक्टर और S वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो कितना है? 180 डिग्री। तो phi E इक्वल टू क्या आएगा? phi E इक्वल टू आएगा हमारे पास E ds cos ऑफ 180 डिग्री S1 के लिए, प्लस इसके लिए क्या आएगा? E ds cos ऑफ 0 डिग्री। ये इसके लिए है, S2 के लिए। और S3 के लिए क्या है? E ds cos ऑफ 90 डिग्री। ये S3 के लिए है। तो cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, cos ऑफ 0 1 होता है, cos ऑफ 180 माइनस होता है, -1।
तो फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये माइनस में आएगी, तो माइनस S1 ई डी एस प्लस ई डी एस S2, ये 1 हो गई वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है वो -1 है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी +1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये 0 है तो टोटल 0 हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आया 0, S3 वाला, क्योंकि cos ऑफ 90 0 होता है। तो यहां पर जो इंटीग्रल हो रहा है वो ds का हो रहा है। इस पूरे भाग का कुल क्षेत्रफल जो है वो S है। कितना है S, इसका भी कितना होगा S होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो यहां पर -e लिख लिया हमने बाहर, और S1 ds प्लस e S2 ds। e क्यों बाहर लिया है, क्योंकि हम e तो हमारे पास जो है इसका हम इंटीग्रल नहीं कर रहे, e जो हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो e ही है। ds का हम इंटीग्रल कर रहे हैं क्योंकि इसके अल्पांश के लिए लिया है, तो टोटल हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S आएगा। ऐसे ही यहां पर भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो S आएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया -es प्लस es। S1 के लिए भी S है और S2 के लिए भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो ये कैंसल आउट हो गए। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स और उससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम क्या है और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और गाउस के नियम के अनुप्रयोग।